जी, आज के 11 बज चुके हैं और मैं कला मंच चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुकेश जी शर्मा जिनकी बातचीत पर्यावरणीय कला एवं न्यूट्रिएंट्स पर की जानी है, वह भी पटल पर उपलब्ध हो चुके हैं। कला मंच चैनल की यह पहली वार्ता है और इस श्रृंखला को हमेशा आगे बढ़ाए जाने का सपना है। ऐसे में मैं मुकेश जी शर्मा को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने विषय पर वार्ता को रखें। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। कला मंच प्रथम सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ शागिर जी को कि उन्होंने इस पहल को शायद आवाज वापस रिपीट हो रही है। शागिर जी बिल्कुल बिल्कुल तो आज मुझे इस विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो कलात्मक प्रथा है और ये इस कलात्मक प्रथाओं को हम जिस तरह बात करेंगे आज कि पर्यावरणीय कला क्या है और पर्यावरणीय कलाकारों का क्या योगदान है इस विश्व के कला की जो यात्रा है उसमें। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं मुकेश शर्मा चित्तौड़गढ़ में रहता हूँ। कला शोधार्थी हूँ मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का एमए मैंने 2009 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से किया है और इसके बाद मैं लगातार आर्ट फील्ड से जुड़ा हूँ और चित्तौड़गढ़ आर्ट सोसाइटी का सचिव हूँ। और हमारी जो सोसाइटी है उसमें इस तरह के इवेंट हम करते हैं जिसमें सामाजिक हो या पर्यावरण के उत्थान के लिए कलात्मक कार्यों को निष्पादन किस तरह कर सकते हैं, उन तमाम चीजों को हम कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और पिछले 5 सालों से मैं इस पर्यावरण की कलाओं के साथ में कार्य कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों ये पर्यावरणीय कला है, इस एनवायरमेंटल आर्ट का जो शब्द है ये हो सकता है कि हमारे लिए बिल्कुल नया हो। और क्योंकि इसका जो सूत्रपात हुआ था, इसका जब जन्म हुआ था तो वो कलाकार थे जिन्होंने उस वैचारिक मुद्दों को कलात्मक माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की। विश्व के उन कलाकारों का एक ऐसा पहल था कि जिसके साथ में कलात्मक उद्देश्य भी हो, अवेयरनेस हो और पारिस्थितिक या भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो जैविक उद्देश्य है उनको जिन तत्वों से हम बनाते हैं, जिनका द्विआयामी और त्रिआयामी जो स्वरूप है, किस तरह मानव को सामाजिक और दार्शनिक या आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से प्रकृति से जोड़ा जा सकता है। ये प्रयास उन समय में कलाकारों का रहा है, उनका योगदान इस तरह से रहा है। 1960 के दशक में दोस्तों में जिस तरह कलाएं होती है उनके विकास और उद्भव की कहानी तो उसके साथ साथ जुड़ती है। तो मैं इसके विकास और उद्भव के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि 1960 और 70 के दशक में जो एक औद्योगिक आमूलचूल परिवर्तन जो वैश्विक स्तर पर हो रहे थे, उसके साथ साथ में जलवायु और जो क्लाइमेट का जो
परिवर्तन हो रहा था वो काफी वैचारिक मुद्दा था उस समय में। और उस प्रक्रिया और प्रणाली को इस तरह कलाकारों ने एक साथ जोड़ा है कि उसके साथ क्या क्या हम कर सकते हैं। चूंकि पर्यावरणीय कला है वो एक प्रकृति के ऐतिहासिक मुद्दों या फिर उसके पारिस्थितिक मुद्दों को लिए हुई है। तो जिस तरह चेंजेस हो रहे थे पर्यावरण में, जिस तरह चेंजेस हो रहे थे उसको थ्रू द आर्ट प्रस्तुत करना कलाकारों के लिए एक नया आयाम था कि किस तरह इसको हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो कलाकारों ने काम किया है कि मैं सबसे पहले अगर किसी आर्टिस्ट का नाम लूंगा तो एंडी वारोल साहब को याद करूंगा। उसके बाद मैं रॉबर्ट स्मिथसन साहब को याद करूंगा कि उन्होंने इस चीजों को लेके किया कि जब हम पर्यावरण के साथ अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, पर्यावरण के साथ जब हम उस मुद्दों में वहां जाकर जिस साइड स्पेसिफिक चीजों पर जाकर जब हम चीजों को देखते हैं तो हमारे पास कोई विशेष माध्यम नहीं होता। हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम लोग कलर कैनवास लेकर वहां उपस्थित हुए हैं कि जिस मुद्दों के लिए हम विशेष तौर पे जिस साइड स्पेसिफिक पे गए हैं उस पर हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। इस क्रिएशन को सबसे पहले साइड स्पेसिफिक आर्ट के माध्यम से रॉबर्ट स्मिथ साहब ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद में उन्होंने जिस तरह स्टोन्स को लेकर और जो रेगिस्तान में जिस तरह जंगलों में जिस तरह उन्होंने काम किया है उन सब चीजों के मटेरियल्स को उन्होंने समझा है। दोस्तों हम एक चीज को हमेशा इसमें बात करेंगे कि पर्यावरणीय कलाओं में कोई विशेष माध्यम नहीं होता कि हम सिर्फ एक माध्यम पर लेकर हम इसको साथ साथ चलते हैं। इसमें इतने सारे माध्यम से इतने सारे न्यू मीडिया आर्ट के और न्यू आर्ट ट्रेंड्स को इंक्लूड हुआ है कि इसकी अभी तक बहुत संभावना है। क्योंकि इस आर्ट के माध्यम से जो चिंताएं हैं उसके समय में जो मुख्य रूप से जो प्राकृतिक सामग्री है उसका उपयोग कैसे एक कलाकार कर सकता है और प्रकृति से अंतर संबंधन करके कैसे उसका जश्न मना सकता है, ये बहुत गहरा अवधारणा है। और मैं प्राय आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं अब तक 5 या 6 एनवायरमेंटल आर्टिस्ट रेजिडेंसी का आयोजन कर चुका हूँ और वो सारी रेजिडेंसी के आयोजन मेरे जंगलों के बीच में थी। हमारे मैं मुख्यतः राजस्थान से हूँ तो हमारे राजस्थान में जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उन सेंचुरीज में जाकर कलाकारों के साथ मैंने कार्य किया है। हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में यहाँ पर उपवन विभाग में सबसे बड़ी सेंचुरी है बस्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सीता माता सेंचुरी। इन दोनों सेंचुरी के अंदर मैंने कला कैंप कला रेजिडेंसी का आयोजन किया है 10-10 15-15 दिनों का। और उस आयोजन में मैंने प्रैक्टिकली कार्य किया है कि एक सैद्धांतिक तौर पे तो हम लोग बात कर ही रहे हैं पर जब इस चीज के साथ में प्रकृति और प्रकृति की जो सामग्री है उन दोनों का मिश्रण करके उन दोनों का अंतर संबंध करके जब हम कार्य करते हैं तो उसका जो जश्न होता है बहुत शानदार होता है। अब जब हम पर्यावरण के बीच जा रहे हैं तो वहाँ के विज्ञान और वहाँ के दर्शन दोनों के विचार हमारे से अब बार बार हमें से प्रश्न टकराते हैं कि कहीं न कहीं जलवायु और पारिस्थितिक संतुलन हमारी कलात्मक विचारधारा के साथ साथ में अंतर संबंधित होता है। तो उस रेजिडेंसी में जो हमने फर्स्ट टाइम कार्य किया था तो उसमें सारी विधाओं को जो विधाएं तत्कालीन या समसामयिक रूप में भारतीय कलाओं के साथ में कार्य कर रही है। मुख्य था उसमें साइड स्पेसिफिक, लैंड आर्ट, आर्ट परफॉर्मेंस और स्कल्पचर, ऐसे बहुत सारे तमाम जो वीडियो आर्ट है, इंस्टॉलेशन है जिससे हम काफी परिचित हैं, उन सारे कलाकारों को वहां पर एकत्रित किया था और उसके साथ हमने कार्य किया था। चूंकि सीता माता सेंचुरी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले के बीच में आती है और वहां पर एक आरामपुरा नाम की एक जगह है, बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में बसा हुआ है। तो हम पहले तो कलाकारों को एक अवसर देते हैं कि आप एक बार प्रकृति के साथ में आप अंतर संबंध स्थापित कीजिए कि आप किस तरह नेचर को समझते हैं कि बिना आप नेचर को जाने, प्रकृति को जाने, आप इस कलात्मक प्रथाओं को कैसे ग्रहण करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय है।
और ये क्योंकि एक पूरी श्रृंखला है, जिस तरह हमारी एक जैविक और पारिस्थितिक श्रृंखलाएं होती है, इसमें किस तरह आज कलाकार काम कर रहा है, कलात्मक प्रथाएं काम कर रही है, तो वो सब चीजें इसके साथ साथ में आती है। बाकी जिस तरह हम इतिहास की बात कर रहे थे, और हम दोनों दोस्तों हम साथ साथ बात करेंगे कि हम प्रकृति की अवधारणा और कलात्मक नवाचारों को दोनों को मैं एक साथ साझा कर रहा हूँ आपके साथ में। मेरे टॉपिक दोनों पैरेलल चलेंगे कि जिस तरह हम हमारे प्रारंभिक इतिहास है कि गुफा चित्रों में प्रकृति की जो चित्रकारी रीत को हमने देखा है, चाहे वो फ्रांस की रास्का है, मीरा है, या फिर भारत की पंचमेड़ी, और कई गुफाओं में हमारे यहाँ पर गुफा चित्र मिले हैं, शैलाश्रम में मिले हैं। तो उन सबको उस स्ट्रीम को, उस पर्यावरणीय स्ट्रीम को किस तरह कलाकारों ने जिया है, क्योंकि वो सब प्रकृति के मध्य रहे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पारिस्थितिक या जो कलाकार थे हमारे पुरातात्विक, जो उत्खनन में जो चीजें प्राप्त हुई है, तो वो हमेशा एक ही बात पर जोर देते हैं कि इनका प्रकृति के साथ में गहरा अंतर संबंध रहा है। और जब तक हम प्रकृति के साथ में अंतर संबंध स्थापित नहीं करेंगे, इस कलाओं को आगे हम नहीं बढ़ा सकते। जिस तरह चाहे वो एंडी वारोल साहब थे या रॉबर्ट स्मिथन साहब थे, उन दोनों ने रेगिस्तान या जंगलों के बीच में जाकर साहित्य सृष्टि या उस कलात्मक प्रथाओं को आगे बढ़ाया है। क्योंकि एक जॉन कॉन्स्टेबल साहब थे, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई थी कि प्रकृति में आकाश का सबसे निकटतम जो प्रतिनिधित्व करता है क्या है कि हमारे पास एक खुला आसमान होता है, यानी कि हम बहुत सारी श्रृंखलाओं के साथ में कार्य कर सकते हैं, और उसका वही मूल्य है। अब जो एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंटल की जो नींव है, वो कहाँ से शुरू होती है? ये कला आंदोलन वास्तव में 1800 या 1850 के आसपास शुरू हो गया था। इसको उस समय में नियो रोमांटिक आंदोलन कहा था, नियो रोमांटिक कला आंदोलन कहा था, क्योंकि ये औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुआ था। और औद्योगिक क्रांति के लिए इसलिए शुरू हुआ था कि जब उद्योगों का निवेश विश्व के मानचित्र पर जब होने लगा, तो उससे ज्यादा प्रकृति ने उसका दोहन झेला है। हम सब कुछ जानते हैं कि आज जिस तरह हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए जा रहे हैं और जिस तरह डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो नुकसान जिसने झेला है वो प्रकृति है। और प्रकृति ने उसकी प्रकृति के साथ में जो उसकी महानता है, उसकी सुंदरताओं को हमने कहीं ना कहीं ह्रास पहुंचाया है। तो इसका सूत्रपात 1800-1850 के बीच में हो चुका था इस पर्यावरणीय कला का, और मुख्य रूप में इसको स्पेशल नाम दिया कि ये एक पर्यावरण कला आंदोलन है। वास्तव में दोस्तों एक आंदोलन जब होता है तो हमारी होता है, इसके लिए कुछ कर गुजरने की आवश्यकता होती है। हम सभी एक कलाकार कला संप्रदाय से हैं, और जब प्रकृतियों या उसके माध्यमों के बारे में जब गहरा अनुसंधान करते हैं, तो काफी चीजें हमारी निकल के आती है। और 1990 में जो प्रथा शुरू हुई थी वो थी लैंड आर्ट। लैंड आर्ट आप देख सकते हैं, फेसबुक पे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है कार्डो कोस्टा, आप सर्च करें और उनकी लैंड आर्ट के बारे में देखें। वो हमेशा के अपनी लैंड आर्ट के बारे में बाद उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बहुत अच्छा उनका काम है, मैं काफी पसंद करता हूँ उनका काम है। और उन्होंने लैंड आर्ट को लेकर किया कि लैंड आर्ट में किस तरह काम किया जा सकता है। लैंड आर्टिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ किसी भी साइट स्पेसिफिक पर जाकर स्टोन से, सैंड से, वुडन से, या कोई भी माध्यम जो हमें प्रकृति से सहजता से उपलब्ध हो जाता है, उससे ही हम लैंड आर्ट की काम करते हैं। तो ये एक लैंड आर्टिस्ट की काफी बड़ी श्रृंखला है अपने भारत। लूंगा मैं अमित धारा जी कोलकाता से है, असिस्टेंट है विश्व।
जी मुकेश जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वैसे आपने अभी तक जो भी पर्यावरण और कला पर अपनी वार्ता रखी वह बहुत अच्छी रही। आगे भी इसी श्रृंखला को जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद।